वाराणसी के 80 घाट की सीढ़ियों पर शाम उतर रही थी। गंगा आरती की तैयारियों के बीच घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस पवित्र शोर में एक आवाज ऐसी थी जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो थी निधि शर्मा के पेट की भूख की आवाज। 20 साल की निधि शर्मा, जिसके तन पर एक मैला कुचैला सूट था और जिसके दुपट्टे में सैकड़ों छेद थे, एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, गाल पिचक गए थे और होंठ प्यास से सूख चुके थे। बनारस की ये शाम आध्यात्मिक थी, पर निधि शर्मा के लिए ये सिर्फ एक और दिन था जब उसे ये नहीं पता था कि रात का खाना मिलेगा या सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा। लोग आते, गंगा मैया को नमन करते, आरती देखते और अपने घरों को लौट जाते। निधि शर्मा हर गुजरते हुए इंसान की ओर उम्मीद से देखती। उसकी आंखों में भीख नहीं बल्कि एक मूक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तभी वहां से एक हट्टा कट्टा हलवाई गुजरा जिसके हाथ में बासी समोसे थे। उसने एक समोसा कुत्ते की तरफ फेंका और दूसरा निधि शर्मा की तरफ। कुत्ता झपटा और निधि शर्मा भी, लेकिन निधि शर्मा ने वो समोसा उठाया नहीं। उसका स्वाभिमान, जो इतनी गरीबी में भी जिंदा था, उसे रोक गया। उसने सोचा, जानवर और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, कुणाल प्रताप सिंह, उम्र करीब 28 साल। वो बनारस के एक पुराने रईस खानदान का वारिस था और शहर में रूहानी रसोई नाम से एक बड़ा हेरिटेज रेस्टोरेंट चलाता था। कुणाल अक्सर सुकून की तलाश में घाट पर आता था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, पर दिल वीरान था। कुणाल में निधि शर्मा को देखा। उसने देखा कि कैसे उस लड़की ने भूख से तड़पते हुए भी जमीन पर फेंका हुआ समोसा नहीं उठाया। कुणाल की आंखों में एक चमक आई। उसने भीड़ को चीरते हुए निधि शर्मा की ओर कदम बढ़ाए। कुणाल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। निधि शर्मा ने डर कर अपने पैर सिकोड़ लिए। उसे लगा शायद ये भी कोई ताना मारने आया है या पुलिस वाला है जो उसे यहाँ से भगा देगा। कुणाल ने अपनी जेब से पैसे नहीं निकाले। वो घुटनों के बल बैठा और बेहद नर्म आवाज में पूछा, भूख लगी है? निधि शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उसे देखती रही। कुणाल ने फिर कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। निधि शर्मा का दिल धक से रह गया। शर्त शब्द सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। गरीबों की दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर जिस्म का सौदा होता है। उसने गुस्से और डर से अपनी मुट्ठी भींच ली। कुणाल शायद उसके मन का डर पड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, गलत मत समझना, मेरी शर्त यह है कि मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा। बदले में खाना भी मिलेगा, छत भी और इज्जत के पैसे भी। भीख मांगकर पेट भरोगी या मेहनत करके सर उठाओगी, फैसला तुम्हारा है। निधि शर्मा सन्न रह गई। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, गालियां दी थीं, हिकारत दी थी, लेकिन किसी ने उसे काम या इज्जत का ऑफर नहीं दिया था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, क्या भरोसा करूं? ये अनजान आदमी कौन है? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? लेकिन फिर उसने कुणाल की आंखों में देखा। वहां हवस नहीं थी, दया भी नहीं थी, वहां सिर्फ भरोसा था, एक बराबरी का भाव था। निधि शर्मा ने कांपते हुए होठों से कहा, मुझे काम नहीं आता साहब। कुणाल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने निधि शर्मा के अंदर के डर को पिघला दिया। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, नियत साफ हो तो पत्थर भी कारीगरी सीख लेता है। चलो। निधि शर्मा उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो कुणाल की काली चमकदारी कार के पास पहुंची। ड्राइवर ने नाक भाव से कोड़ी, लेकिन कुणाल ने खुद पिछली सीट का दरवाजा खोला और निधि शर्मा को बैठने का इशारा किया। गाड़ी रूहानी रसोई के पिछवाड़े रुकी। ये एक पुरानी हवेली थी जिसे रेस्टोरेंट में बदला गया था। वहां मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी, इलायची, केसर और देसी घी की महक। कुणाल निधि शर्मा को लेकर अंदर आया। वहां का स्टाफ, मैनेजर, वेटर सब हैरान रह गए। मैनेजर ने धीरे से कहा, सर ये तो भिखारिन है, इसे आप किचन में लाएंगे? ग्राहक क्या सोचेंगे? कुणाल ने कड़क आवाज में कहा, ये भिखारिन थी, अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। काकी, वहां की बुजुर्ग रसोइया, इसे गुसल खाने ले जाओ, इसे साफ कपड़े दो और पेट भरकर खाना खिलाओ, कल से काम शुरू होगा। उस रात निधि शर्मा ने सालों बाद साबुन की खुशबू महसूस की। जब वो नहाकर काकी का दिया हुआ एक पुराना लेकिन साफ आसमानी सलवार सूट पहनकर बाहर आई, तो आईने में उसने खुद को पहचाना नहीं। धूल की परतों के नीचे एक बेहद सुंदर सांवली सलोनी सूरत छिपी थी। उसकी आंखें, जो अब तक बुझी हुई थीं, अब दिए की तरह चमक रही थीं। काकी ने उसे दाल, चावल और गर्म रोटियां दी। निधि शर्मा ने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं था, ये आजादी का स्वाद था। कुणाल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला जो करोड़ों की डील साइन करके भी नहीं मिलता था। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। स्टाफ के लोग निधि शर्मा से दूरी बनाकर रखते। उसे अछूत जैसा महसूस कराया जाता। उसे बर्तन धोने का काम मिला था। निधि शर्मा बिना शिकायत किए घंटों झूठे बर्तन मांजती। उसके हाथ कट जाते, कमर दुखती, लेकिन वो उफ तक नहीं करती।
क्योंकि वो जानती थी कि बाहर की दुनिया की जलालत से ये दर्द कहीं बेहतर है। कुणाल चुपचाप उस पर नजर रखता था। एक दिन किचन में बहुत हड़बड़ी मची थी। शाम के वक्त शाही पनीर का ऑर्डर बहुत ज्यादा था। मुख्य बावर्ची ने गलती से ग्रेवी में नमक ज्यादा डाल दिया था। अब नया बनाने का वक्त नहीं था। बावर्ची चिल्ला रहा था। सब डरे हुए थे। निधि शर्मा कोने में बर्तन धो रही थी। वो झिझकते हुए आगे आई और धीरे से बोली, माफ करना, अगर इसमें थोड़ा सा दूध और भुना हुआ बेसन मिला दें और ऊपर से नींबू का रस तो नमक कम हो जाएगा। बावर्ची ने उसे डांटने के लिए मुंह खोला। तू हमें सिखाएगी? 2 टके की। तभी कुणाल किचन में दाखिल हुआ। उसने निधि शर्मा की बात सुन ली थी। रुकिए, कुणाल ने कहा, करो जैसा ये कह रही है। बावर्ची ने बेमन से वैसा ही किया। जब ग्रेवी तैयार हुई तो कुणाल ने उसे चखा। स्वाद अद्भुत था। न सिर्फ नमक बैलेंस हो गया था, बल्कि स्वाद और निखर गया था। कुणाल निधि शर्मा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा थी। तुम्हें ये कैसे पता? निधि शर्मा ने नजरें झुकाकर कहा, मेरी माँ, जब हम छोटे थे और कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो वो ऐसे ही ठीक करती थी। गरीबी सिखा देती है साहब कि खाने को बर्बाद नहीं करते, उसे सुधारते हैं। उस दिन के बाद निधि शर्मा का काम बदल गया। कुणाल ने उसे सब्जी काटने और मसालों को तैयार करने का काम सौंपा। धीरे धीरे कुणाल और निधि शर्मा के बीच की दूरियां मिटने लगी। कुणाल अक्सर बहाने से किचन में आता, कभी मसालों के बारे में पूछता, कभी खाने के बारे में। एक बरसात की दोपहर, जब रेस्टोरेंट खाली था, निधि शर्मा मसालों के डिब्बे साफ कर रही थी। कुणाल वहां आया। निधि शर्मा, तुम पढ़ना जानती हो? उसने पूछा। निधि शर्मा ने सिर हिलाया। नहीं साहब। तो फिर मसालों को पहचानती कैसे हो? निधि शर्मा ने एक डिब्बा उठाया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। महक से साहब, हर मसाले की अपनी एक कहानी होती है, जैसे हर इंसान की होती है। ये दालचीनी है, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, बिल्कुल जिंदगी जैसी। कुणाल मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि निधि शर्मा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके पास एक ऐसी रूह है जो कुणाल की खाली दुनिया को भर सकती है। बारिश की बूंदें खिड़की से आ रही थीं। कुणाल ने अनजाने में अपना हाथ निधि शर्मा के हाथ पर रख दिया। निधि शर्मा सहर उठी। एक करंट सा दोनों के बदन में दौड़ गया। नजरें मिली। उस खामोशी में हजारों बातें हो गईं जो लफ्ज कभी नहीं कह सकते थे। ये प्यार की पहली दस्तक थी। निधि शर्मा अब किचन की जान बन गई थी। कुणाल ने उसे कुकिंग सिखानी शुरू कर दी। निधि शर्मा बहुत जल्दी सीखती थी। उसके हाथ में जादू था। लोग अब रूहानी रसोई में सिर्फ कुणाल के नाम से नहीं, बल्कि वो नए हाथों के स्वाद के लिए आने लगे थे। लेकिन प्यार कभी आसान रास्तों से नहीं गुजरता। कुणाल की माँ प्रेमा देवी, जो एक सख्त और पुराने ख्यालात की महिला थी, उन्हें जब ये भनक लगी कि उनका बेटा एक भिखारिन को न सिर्फ सर पर चढ़ा रहा है, बल्कि शायद उसे चाहने भी लगा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के मेयर और बड़े बड़े रईस आए हुए थे। प्रेमा देवी भी वहां मौजूद थी। निधि शर्मा ने उस दिन मेहमानों के लिए खास बनारसी थाली तैयार की थी। जब निधि शर्मा खाना परोसने बाहर हॉल में आई तो एक अमीर औरत, जिसने निधि शर्मा को महीनों पहले घाट पर देखा था, जोर से चिल्लाई, अरे ये लड़की तो वही है जो 80 घाट पर कटोरा लेकर बैठती थी। छी, तुमने एक भिखारिन के हाथ का खाना हमें खिलाया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रेमा देवी शर्म से लाल हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर निधि शर्मा के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। निकल जा यहाँ से, तुझे पनाह दी और तूने मेरी नाक कटवा दी। निधि शर्मा का गाल जलने लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले अपना एप्रन खोलकर वहां से भाग गई। बारिश हो रही थी और वो उसी बारिश में गायब हो गई, वापस उसी अंधेरे की तरफ जहां से वो आई थी। कुणाल उस वक्त ऑफिस में था। जब वो शोर सुनकर बाहर आया तो निधि शर्मा जा चुकी थी। उसे पूरी बात पता चली। उस दिन पहली बार कुणाल ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात की। माँ, आपने उसे नहीं, मेरे दिल को तमाचा मारा है। वो भिखारिन नहीं थी, वो इस रसोई की अन्नपूर्णा थी। और आप लोग जिसे धर्म भ्रष्ट होना कहते हैं, मैं उसे इंसानियत कहता हूँ। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। कुणाल पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर बारिश में निकल पड़ा। कुणाल ने पूरा बनारस छान मारा। हर घाट, हर गली, हर मंदिर। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या उसने निधि शर्मा को हमेशा के लिए खो दिया? रात के 2 बज चुके थे। थक हार कर कुणाल 80 घाट की उसी जगह पर पहुंचा जहां वो निधि शर्मा से पहली बार मिला था। वहां एक पेड़ के नीचे भीगी हुई और कांपती हुई निधि शर्मा बैठी थी। उसने अपने घुटनों में सिर छपा रखा था। वो रो नहीं रही थी, बस सुन्न हो चुकी थी। कुणाल दौड़कर उसके पास गया। उसने अपना कोट उतारकर निधि शर्मा को ओढ़ाया। निधि शर्मा, उसने पुकारा। निधि शर्मा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बस एक गहरी उदासी थी। साहब, आप क्यों आए? मैं वहीं ठीक थी। कचरे को महल में रख देने से वो सोना नहीं बन जाता। कुणाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम कचरा नहीं हो निधि शर्मा, तुम मेरी जिंदगी हो।
उस महल में, उस रसोई में, और मेरे सीने में सिर्फ सन्नाटा था। तुमने आकर उसे भरा है। तुम नहीं जानती, लेकिन पिछले 6 महीनों में मैंने सांस लेना सीखा है, सिर्फ तुम्हारे कारण। निधि शर्मा ने उसे अविश्वास से देखा। लेकिन समाज, आपकी माँ? कुणाल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनके मिलन पर रो रहा हो, खुशी से। भाड़ में जाए समाज। इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से होती है, और तुमसे ज्यादा अमीर चरित्र मैंने किसी का नहीं देखा। मुझसे शादी करोगी निधि शर्मा? मेरी पत्नी बनोगी, मेरी अर्धांगिनी? ये सुनते ही निधि शर्मा फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस स्वीकारोक्ति के थे जिसके लिए हर इंसान तरसता है, अपनापन। उसने धीरे से सिर हिलाया। कुणाल ने उसे गोद में उठा लिया। अध्याय